हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 17 अक्टूबर 2025 की और डे है फ्राइडे। आज हम इसकी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक आते हैं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम कवर करते हैं और इसके साथ ही हम डेली एडिटोरियल को भी कवर करते हैं। हमारे जो मेजर सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, तो ये सब हमारे बेसिकली किसी भी एग्जाम के लिए मेजर और कोर सब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए, हमने कल आपको जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था कि निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बॉन्ड, प्रतिरक्षा निधियां, स्टॉक, जोखिम पूंजी, इनमें से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल, हम किस किस निवेश को कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर है, उत्तर है बी, केवल दो। दो कौन कौन से? एक तो बॉन्ड और दूसरा है जोखिम पूंजी। इन दोनों को हम वैकल्पिक इन्वेस्ट के तौर पर, यानी कि ऑप्शनल इन्वेस्ट होता है, ये इनको कर सकते हैं। और ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है प्री एग्जाम में। हमारी न्यूज़ को कवर करते, हमारी न्यूज़ सबसे पहले आ रही है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लेकर। तो भारत का जो आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा CBAM लेवी, यानी कि एक प्रकार का ये शुल्क होता है, तो इसका सामना करना पड़ रहा है जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं। तो यूरोपीय संघ को यानी कि जो आयरन एंड जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है वो निर्यात करने वाले जो भारतीय देशों को, यानी कि कार्बन सीमा समय योजन तंत्र, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है CABM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसका जो हाईएस्ट एक प्रकार से ये हम टैक्स या भुगतान कह सकते हैं वो करना पड़ रहा है, जो कि यूरोपीय संघ को समान उत्पाद जो निर्यात करने वाले हैं सभी देशों में सबसे अधिक है, यानी कि भारत पर सबसे ज़्यादा लगाया गया। ये जो जानकारी दी गई है यूरोपीय गैर लाभकारी थिंक टैंक के द्वारा, जो एक उनके द्वारा ये स्टडी की गई है सैंडबर्ग के द्वारा, तो उन्होंने ये हमें इंफॉर्मेशन दी है, उनसे ली गई है। इसके अलावा CBM क्या होता है? CBAM एक प्रकार का शुल्क होता है जो कि यूरोपीय आयातकों को देना होगा, यानी कि जो यूरोप से आयात करते हैं तो उनको देना होता है, यानी कि नहीं, जो यूरोप को आयात करते हैं, यानी कि जैसे भारत यूरोप को निर्यात कर रहा है तो अब भारत को देना पड़ेगा ये जो शुल्क होता है। तो वे ऐसे देशों से उत्पाद खरीदते हैं जिनके उत्पादन से प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वो यूरोपीय संघ में जितनी भी जो निर्माण मतलब कि निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उनकी तुलना में अधिक होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा हो तो ऐसे देशों से ही यूरोपीय संघ जो उत्पाद खरीदता है। तो ये जो न्यूज़ आ रही है इसमें अगर हम देखें तो ये हमने देखा CBAM क्या है? एक प्रकार का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, एक पर्यावरणीय व्यापार की नीति है जो कि कार्बन उत्सर्जन पर आधारित है, यानी कि जितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ज़्यादा वो इंपोर्ट करेंगे। ये 1 अक्टूबर 2023 से ये चरण में है और 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसमें जो लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, बिजली, हाइड्रोजन और उत्सर्जन वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भी वस्तुएं आयात होती है उन पर कार्बन लागत को यूरोपियन यूनियन के जो घरेलू उत्पाद है उनके बराबर करना, ताकि कार्बन लीकेज को रोका जा सके। अब देखिए, भारत के निर्यातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सबसे पहले तो ऊंचा दायित्व हो जाएगा। जो यूरोपीय थिंक टैंक सैंडबर्ग है उन्होंने जो ये स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग जो भारत का लोहा इस्पात निर्यातक है उनको यूरोपियन यूनियन में जो 301 मिलियन डॉलर का CBAM जो शुल्क है वो चुकाना पड़ सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शुल्क हो सकता है। ये यूरोपियन यूनियन के जितने भी व्यापार साझेदार देश है उसमें सबसे ज़्यादा भारत पर लगाया जा रहा है। रूस पर 240 मिलियन डॉलर, यूक्रेन पर 198 और चीन पर 194। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट के निर्यात पर भारत का कुल दायित्व कितना? 330 मिलियन डॉलर है, जो कि व्यापार मूल्य का 1.0% है, यानी कि 1.0% तो ये हमें शुल्क चुकाना पड़ेगा भारतीय इंडस्ट्री को। इसके साथ ही प्रति टन शुल्क पर क्या फर्क पड़ने वाला है? फेडरेशन फॉर यूरोपियन प्रोग्रेसिव स्टडीज के अकॉर्डिंग और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इसका पूरी तौर पर कार्यान्वयन है वो भारतीय इस्पात पर 173.8 जो डॉलर है प्रति टन, लगभग अगर हम रुपए की बात करें तो 15,394 का शुल्क लगने वाला है।
ये जो उच्च उत्सर्जन वाली ब्लास्ट फर्नेस तकनीक है उसके कारण है, जो कि भारत में ज़्यादा प्रमुख है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन भारत को इस्पात निर्यात करता है तो 15 से 40% हिस्सा लेता है। तो वित्तीय वर्ष 22-23 की अगर हम रिपोर्ट देखें तो $13 बिलियन से अधिक का निर्यात किया गया था और रिपोर्टिंग चरण में जो निर्यात है 35% तक गिर चुके हैं। हालांकि अभी सिर्फ शुल्क की बात हुई है तो ये 35% जो इसके निर्यात है वो गिर चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है जो कुल निर्यात हम करते हैं इस्पात का उसमें 15 से 40% पर इफेक्ट पड़ने वाला है। अब देखिए अगर हम तुलना करें बाकी देशों से तो आप देख सकते हैं भारत, रूस, यूक्रेन और चीन, तो भारत पर सबसे ज़्यादा ये शुल्क लगाया जा रहा है। हालांकि ये कार्बन उत्सर्जन की नीति यानी कि पर्यावरण को देखकर ये शुल्क लगाया जाता है। अब इसके सुझाव क्या हो सकते हैं? एक तो साफ सुथरी तकनीक जो है भारत को जैसे कि ग्रीन स्टील पर मतलब कि निर्भर होना चाहिए, तो ऐसे में जो शुल्क है वो कम हो सकता है। इसके साथ ही बाजार विविधीकरण यानी कि यूरोपीय यूनियन के साथ सोमालिया, तुर्की, यूएई जैसे जो बाजार है उस पर ध्यान देना होगा भारत को। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव क्या कहता है कि भारत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को तेजी से लागू कर सकता है। अब देखिए कार्बन क्रेडिट जो ट्रेडिंग स्कीम है उसको लागू करें ताकि जो घरेलू कार्बन लागत है वो कम होकर उससे CBAM से राहत मिले, यानी कि हमारा जो घरेलू कार्बन उत्सर्जन है वो कम हो जाए। इसके साथ ही नीतिगत कदम उठाने की ज़रूरत है। भारत WTO में शिकायत कर सकता है या फिर विकासशील देशों के लिए छूट की मांग कर रहा है। और स्टील सेक्रेटरी जो हैं भारत के, उन्होंने अमेरिकी टैरिफ का असर कम है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन का CBAM वो ज़्यादा प्रमुख चुनौती है। यानी कि हालांकि भारत अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत कर रहा है और जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए एक तरह से डिस्काउंट या फिर छूट की मांग की जा रही है। आप देखिए ग्रीन स्टील तकनीक क्या है, इसका यूज़ कैसे भारत कर सकता है। ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है और जो इस्पात का यानी कि उत्पादन है आयरन स्टील का, उस पर यह केंद्रित है। भारत का जो इस्पात उद्योग व्यापार व्यापक जो अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की इकॉनमी, उसके लिए कई लाभ देता है। यूरोपियन संघ के जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसके लिए विश्व के जो व्यापार नियम है उनके संदर्भ में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? पर्यावरणीय लाभ, इसमें कम उत्सर्जन होता है कार्बन का। ग्रीन स्टील उत्पादन में जो हाइड्रोजन आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यानी कि DRI, उसके साथ ही इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस EAF, इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा का यूज़ होता है जो कि पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस की तुलना में CO2 उत्सर्जन करने को 80 से 95% तक कम करता है। यानी कि एक इस प्रकार की तकनीक है जिससे क्या होगा कि 80 से 90%, 95% तक जो उत्सर्जन है कार्बन का वो कम हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आधारित स्टील उत्पादन जो है सिर्फ अगर हम बात करें 0.1 से लेकर 0.2 टन उत्सर्जन करता है, जबकि BF में 1.8 से लेकर 2.2 टन तक। इसके साथ ही जलवायु लक्ष्यों में योगदान हो सकता है। जितने भी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें एक तरह से ये प्रभावी हो सकता है। जैसे कि भारत का 2030 तक 45% उत्सर्जन तीव्रता में कमी करने का एक लक्ष्य है, तो ग्रीन स्टील तकनीक का यूज़ करके भारत इसको कम कर सकता है। इसके साथ ही प्रदूषण में कमी हो सकती है। ग्रीन स्टील की जितनी भी प्रोसेस होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं PM या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन प्रदूषकों को भी कम करती हैं। इसके साथ आर्थिक व्यापारिक लाभ हो सकते हैं। CBAM में शुल्क कम हो सकता है। अगर भारत कम उत्सर्जन करेगा कार्बन का तो उस पर ये CBAM जो ये शुल्क लग रहा है ये भी कम होगा। उसके साथ ही पूरे विश्व की जो प्रतिस्पर्धा यानी कि पूरे विश्व में एक कंपटीटर बन सकते हैं जो ग्रीन स्टील का यूज़ कर रहे हैं अभी कंट्रीज, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, तो इनमें भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। इसके साथ ही निर्यात बाजारों का विस्तार हो सकता है। तुर्की, UAE, दक्षिण पूर्व एशिया देशों जैसे नए बाजारों में मांग बढ़ सकती है, क्योंकि ग्रीन स्टील जो है पूरे विश्व के कार्बन नियमों को पूरा करता है। यानी कि जिस प्रकार से ग्रीन स्टील प्राप्त या उत्पादन किया जाता है तो पूरे विश्व के जो भी पर्यावरण को लेकर नियम बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये चलता है। इसके साथ ही लागत बचत जो हो सकती है। जो प्रारंभिक निवेश अधिक है अभी तक इन्वेस्टमेंट, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा, कुशल प्रक्रिया ये काफ़ी लंबे समय बाद कम भी हो सकती है, इनका कॉस्ट कम हो सकता है। नीतिगत और प्रोत्साहन लाभ हो सकते हैं, यानी कि सरकार ऐसी तकनीकों का समर्थन कर सकती है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जो है दिसंबर 2024 में इसको शुरू किया गया और PLI जो है यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जो है ग्रीन स्टील उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसके तहत सब्सिडी दी जाती है, टैक्स में छूट और तकनीकी सहायता मिलती है।
कार्बन क्रेडिट, भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है ग्रीन स्टील उत्पादकों को कार्बन क्रेडिट अर्जित करने का एक मौका देती है, जिससे क्या होता है, जिसे बेचकर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। यानी कि एक प्रकार से जो हमारा क्रेडिट स्कोर होता है उस तरह से ये कार्बन क्रेडिट स्कीम है, तो इसका बेचकर जो है लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो भी परियोजना है पूरे विश्व के निवेशक, जैसे कि ASG जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और शासन जो है फंड्स, इन सभी को आकर्षित कर सकती है। इसके साथ तकनीकी नवाचार लाभ यानी कि आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारत को अगर ग्रीन स्टील से जो हाइड्रोजन, उसके साथ स्क्रैप रिसाइकलिंग, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो है, ऐसी उन्नत तकनीकों का यूज़ होता है जो कि उद्योग को तकनीकी रूप से उन्नत बनाता है। ऊर्जा दक्षता, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और जो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग है ऊर्जा खपत को 20 से 30% तक कम करता है। इसके साथ ग्रीन स्टील अनुसंधान विकास को बढ़ावा देता है, जिससे भारत स्टील प्रौद्योगिकी में पूरे विश्व का नेता बन सकता है। सामाजिक और रोजगार के लाभ क्या हो सकते हैं? हरित जो है रोजगार मिल सकता है लोगों को, यानी कि ग्रीन स्टील जैसे जो संयंत्र मशीन्स का यूज़ किया जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना होगी, उससे रोजगार मिलेगा, इंजीनियरिंग होगी, तकनीकी और रख रखाव क्षेत्र में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, प्रदूषण में कमी होगी तो हमारे जो स्वास्थ्य पर प्रदूषण से बुरे प्रभाव पड़ते हैं वो कम हो सकते हैं। ब्रांड की एक छवि हो सकती है, जैसे कि ग्रीन स्टील उत्पादन जो है कंपनियों की पूरे वैश्विक छवि में पर्यावरण अनुकूल बनाता है, जिससे ग्राहक, निवेशक जो है वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही पूरे विश्व के जो पैरामीटर्स तैयार किए गए उनके अकॉर्डिंग ये काम करता है, जिसमें ग्रीन स्टील यूरोपियन यूनियन, यूके और बाकी देशों के साथ जो सख्त कार्बन नियम है, यानी कि जैसे अभी हमने देखा एक प्रकार का जो हमें शुल्क देना पड़ रहा है, उनको पूरा करता है, जिससे व्यापार की बाधाएं कम होती हैं। इसके साथ ही सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको पूरा करने के लिए जलवायु कार्यवाही, उद्योग नवाचार को समर्थन देता है। इसमें कुछ चुनौतियां क्या रह सकती हैं कि उच्च प्रारंभिक लागत, सबसे स्टार्टिंग में जो है लागत इसकी ज़्यादा हो सकती है ग्रीन स्टील तकनीक की। हाइड्रोजन की उपलब्धता जो है वो अभी भी शुरुआती चरण में, यानी कि इसके लिए हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2021 के तहत उत्पादन बढ़ाना। इसके साथ ही समाधान और क्या हो सकता है? ऊर्जा बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति सीमित हो सकती है। समाधान क्या है कि सौर और पवन ऊर्जा क्षमता का विस्तार किया जाए। अगर भारत सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा परियोजनाएं लागू करता है, तो एक प्रकार से जो बुनियादी ढांचा है वो मजबूत होगा भारत का। तो इसमें हमारे PYQ कैसे आ सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड ये चैप्टर है, ये पूरा टॉपिक है। इसमें कहा गया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल, यानी कि इसमें कौन कौन से जो एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल को यानी कि इसको संदर्भित करते हैं, सीलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक गीजर्स और ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप्स, तो इसमें तीनों ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन नोन एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 and started implementation of it from 25th May of 2018। तो इसमें कौन सी कंट्रीज है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, USA। तो इसमें द यूरोपियन यूनियन इज द करेक्ट आंसर। तो ये पर्यावरणीय नीतियाँ जिसमें अभी उन्होंने CBAM का आधार है, तो ये यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशंस में हैं। इसमें मेंस का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिकल डायग्नोसिस, डू यू रिसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ AI इन हेल्थ केयर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें जो AI जैसी टेक्नोलॉजी, जिसमें अभी हमने देखा ग्रीन स्टील में, इसके साथ ही लेकिन प्राइवेसी की चिंताएं जिसमें CBAM के जो डाटा रिपोर्टिंग है, उन सभी से ये जो क्वेश्चन है कनेक्ट होता है। अब हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि रशिया बैक्स AMCA ऑफर्स टू मेक Su-57 जेट्स इन इंडिया। तो अभी रशिया ने हाल ही में भारत का समर्थन किया Su-57 को बनाने में, भारत में ही AMCA टेक्निक जो है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो प्रोग्राम है, इसके थ्रू भारत में जो लोकल प्रोडक्शन किया जाएगा Su-57 की 5th जनरेशन का। ये एक प्रकार का फाइटर जेट है। अब देखिए ये जो बयान है ये तब आता है जब ट्रंप ने ये कहा है कि जो भारत है, PM मोदी उन्होंने वादा किया ट्रंप से कि वो रूस के साथ तेल व्यापार को बंद कर देंगे, यानी कि तेल खरीदना बंद करेंगे। लेकिन उसके बाद
ये बयान आ जाता है। अब देखिए AMCA क्या है, इसके मुख्य बिंदु क्या है कि AMCA जो है रूस इसके विकास में सहायता देने वाला है, जिसमें इंजन, रडार, ऑप्टिक्स या AI सॉफ्टवेयर और उन्नत हथियारों जैसी जो तकनीक है वो ट्रांसफर करेगा भारत को। इससे भारत की जो स्वावलंबन आत्मनिर्भरता भारत है उस पहल को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ Su-57 का उत्पादन होगा, ये एक्सपोर्ट वर्जन है और इसका भारत में निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा और उनकी जो नासिक फैसिलिटी वहाँ पर जहाँ पर Su-30 MKI बनाए गए थे, अब यहाँ पर Su-57 बनाया जाएगा। भारत की तत्काल जो फाइटर ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये पेशकश जो है फरवरी 2025 से ये बातचीत चल रही थी और Su-30 MKI के अपग्रेडेशन, इसके साथ ही S-400, S-500 जैसे जो सिस्टम है उनकी बिक्री भी शामिल है कि उनको भी बेचा जाएगा। रूस के जो बोरोन एक्सपर्ट है उन्होंने तकनीक हस्तांतरण पर जोर दिया ताकि भारत के जो विदेशी निर्भरता पर कम हो सके। इसके साथ अगर आप देखें कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उस प्रोग्राम की तकनीकी आखिर विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें भारत का ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है एक तरह से स्वदेशी है, यानी कि भारत में ही बनाया जाएगा। इसकी 5th जनरेशन जो है वो एक प्रोग्राम है जिससे क्या होगा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। भविष्य की जो वायुसेना भारत की उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया। अब यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है, ये इसकी विशेषताएं। हालांकि ये नॉर्मल मतलब कि UPSC वालों को इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ ही इनका जो वज़न वगैरह है, वज़न बहुत कम है। ये सब इंजन वगैरह यहाँ पर एवियोनिक्स और सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। इसमें हथियारों की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से हथियार रखे जा सकते हैं। इंटरनल वेपन बे है, स्टेल्थ मोड में हथियार ले जाने की क्षमता है इसकी रेंज क्या रहेगी, हवा से हवा में मिसाइलें जो हैं कर सकती हैं, हवा से ज़मीन तक मिसाइलें जो हैं टारगेट कर सकती है, लेज़र गाइडेड बम रहेंगे, स्टैंड ऑफ हथियार होंगे, गन रहेगी इसमें। तो ये सब हथियार ऐसे फाइटर जेट में ले जा सकते हैं। ये AI आधारित है। इसके साथ ही ऑटोनोमस टारगेट डिटेक्शन और मिशन प्लानिंग कर सकता है और ड्रोन स्वॉमर्स के साथ इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसके साथ ही जो उन्नत मॉडल, स्वदेशी इंजन, बेहतर स्टेल्थ, सुपर क्रूज क्षमता, ये सब इसमें शामिल है। अब देखिए इसकी उत्पादन कब होगा। प्रोटोटाइप अगर हम देखें 27-28 तक ये पहली उड़ान परीक्षण इसकी बताई जा रही है और 34-35 से पूरी तरह से ये लागू हो जाएगा, यानी कि ये हमारी जो एयरफोर्स है उनको दे दिया जाएगा। अब देखिए भारत के लिए क्या फ़ायदा है। रूस ने Su-57E का भारत में उत्पादन, AMCA के लिए तकनीकी सहायता, ये सब देने के लिए बात कही है। भारत की तत्काल फाइटर जेट की ज़रूरतें हैं जो उसको पूरा करने के लिए, हालांकि भारत अपनी स्वदेशी तकनीक में आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसमें रूस जो है वो भारत की हेल्प करना चाहता है। इसके साथ अगर हम देखें रणनीतिक ज़रूरतें, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम ये बात करें कि इनकी रणनीतिक महत्व क्या है, Su-57 जो फाइटर जेट बनाया जाएगा इसका एक तरह से स्ट्रेटेजिकली क्या इम्पोर्टेंस है, तो रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी, यानी कि भारत के पास जैसे पहले से ही Su-30 MKI विमान है, इसके साथ ही राफेल जेट जो है, इसके साथ अभी ये 5th जनरेशन आ जाएगी, यानी कि ये काफ़ी एडवांस होने वाला है। भारत के जो रक्षा क्षमता है वो बढ़ने वाली है। AMCA भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और रूस का तकनीकी सहयोग होगा। इसके साथ ही Su-57 की जो तत्काल ज़रूरतें उनको पूरा किया जाएगा, यानी कि उसको भी एक प्रकार से रीजनरेट करने की बात हो रही, यानी कि उसको पूरी तरह से मुरम्मत जैसे करवाते हो वो हो सकती है। AMCA जो है दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा, यानी कि लंबे समय तक भारत इसको यूज़ कर सकता है। आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना, भारत का जैसे हम देखते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वगैरह ये जो मिशन चलाए जा रहे हैं उसके तहत ये आता है प्रोजेक्ट। अब इसके बाद भारत रूस की जो साझेदारी है वो क्या है, ऐतिहासिक गठजोड़, यानी कि भारत और रूस का एक प्रकार से जो गठजोड़ है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। जैसे कि Su-30, T-90 या S-400 जो है भारत ने रूस से खरीदे हैं। ये जो पूरी तरह से ये जो अभी न्यूज़ आ रही है इस साझेदारी को और ज़्यादा मजबूत करने की बात है।
जब पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध थोड़े जटिल होते जा रहे, थोड़े खराब हो रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ जो है हमारा रूस के साथ संबंध अच्छे चल रहे हैं। चीन के खिलाफ संतुलन है। रूस का भारत के साथ गहरा सहयोग चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करता है या फिर चीन के प्रभाव को संतुलित करता है। भारत को SU-57 ये जो है AMCA से मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव आएगा। S-400, S-500 जो है इसका एक तरह से पूरक के तरह काम करेगा। वायु रक्षा सिस्टम के साथ ये भारत की जो बहुस्तरीय रक्षा यानी कि हर लेवल पर जितने भी फेजेज हैं उसमें रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाला है। भू राजनीतिक प्रभाव क्या रहेगा? चीन पाकिस्तान के लिए संदेश हो सकता है कि भारत जो है अब किसी भी तकनीक में पीछे नहीं रहेगा। पश्चिमी देशों के साथ संबंध भारत के जो अभी जो बिगड़ रहे, अमेरिका के साथ खास करके जो टैरिफ लगाने के बाद से, इसके साथ ही जो काटसा प्रतिबंध है उनके संदर्भ में खास करके अमेरिका को चिंतित कर सकता है। भारत की जो क्वाड और पश्चिमी देशों के साथ जो साझेदारी है वहां पर संतुलन नीति जो बनाए रखने के लिए इसे प्रबंध करने का एक मौका मिलेगा। इसके साथ ही निर्यात की भी संभावनाएं कर सकते हैं। अगर भारत इसे पूरी तरह से बनाने लग गया तो ये दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या अफ्रीका में भारत जो है ऐसे एक प्रकार से जो फाइटर जेट या फिर वेपन्स वगैरह जो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव क्या पड़ेगा? रक्षा बजट के अनुकूल ही चलेगा ये। SU-57 जो है उसका जब स्थानीय उत्पादन होगा तो AMCA का एक तरह से विकास जो है महंगा आयात होता है तो उसकी तुलना में लागत कम हो सकती है। अब देखिए कहीं बाहर से हम कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिले, लेकिन हम जब उसे घर पे बनाते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ी सस्ती हो जाती है, यानी कि कम बजट में बन जाती है। तो उसी तरह हो सकता है निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, जिसमें टाटा, रिलायंस और जो कंपनियां हैं निजी कंपनियां उनकी भागीदारी बढ़ सकती है, जिससे उद्योग का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बढ़ेगा। इसके साथ ही HAL और जो सुविधाएं उसमें उत्पादन अगर होगा तो हजारों नौकरियां, तकनीकी कौशल वो विकसित होगा। इसमें भी कुछ चुनौतियां जोखिम है। तकनीकी विश्वसनीयता की कमी बताई जा रही है कि SU-57 की जो स्टेल्थ और इंजन अभी पूरी तरह से परिपक्व यानी कि मैच्योर नहीं हुआ है। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये जो है ये काफ़ी मतलब टोटल प्रभावी है। इसके साथ AMCA में देरी भी हो सकती है और भू राजनीतिक दबाव बन सकता है। रक्षा जो रूस है उसके साथ गहरा सहयोग जो पश्चिमी देश खास करके अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है, जो कि भारत की रक्षा खरीद को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि भारत अभी जो अमेरिका से इतने ज़्यादा जो भी फाइटर जेट वगैरह खरीदता है, अब अगर भारत खुद से बनाने लग जाएगा तो वो उसे खरीदने की क्या ज़रूरत है। तो इसी तरह अमेरिका के साथ थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ S-400 ट्रायम्फ मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। किसके साथ अभी भारत ने एग्रीमेंट साइन किया है? तो रशिया के साथ। हमें पता है हमने जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसमें यूज़ किया था। इसके साथ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। ओनली द US, रशिया एंड चाइना हैव ऑपरेशनल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। इंडिया इज डेवलपिंग इट्स ओन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट थ्रू द AMCA प्रोग्राम। इसमें कौन सा करेक्ट है? बोथ ही करेक्ट है। अभी सिर्फ रशिया, US और चाइना के पास ही 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, अभी भारत उसको डेवलप करने की तैयारी कर रहा है। रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, मतलब किनके साथ अभी भारत ने डील साइन की है? तो रशिया के साथ हुई है ये। अब ये है मेंस का क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं। ये IR से रिलेटेड है, यानी कि इंडिया और जो रशिया उसके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करता है। अब हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ। हमारा आज का एडिटोरियल क्या कहता है कि भारत जो है इसको अपने कार्बन मार्केट को इंश्योर करने की ज़रूरत है, यानी कि भारत का जो कार्बन बाजार है उसको अभी एक प्रकार से सेफ गार्ड की तरह इंश्योर करना होगा। इसमें ये जो दो व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले तो जो साइंटिस्ट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के KS आदित्य और दूसरे हैं अदित AG कारियप्पा के द्वारा। तो ये इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिस्ट है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर इंडिया के। अब ये क्या लिखते हैं? ये कहते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है भारत की, वहाँ पर इस जो हमारे विकास की बात चल रही है कि भारत जो है उद्योग में काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसमें कुछ और ज़्यादा ऐसे मॉडल भी हैं जिससे क्या भारत काफ़ी थोड़ा पीछे भी चल रहा है।
जिसमें कुछ लोग क्या कहते हैं कि पर्यावरणीय क्षति को दूर करने के लिए अविकास हमें करना होगा, यानी कि पर्यावरण को हमें प्रायोरिटी देनी होगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो विकास है वो हम विकास से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि विकास करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण के थोड़ा यानी कि अगेंस्ट भी जाना पड़ता है। जैसे कि अभी हम जो भी टेक्निकल हमारी तकनीकी क्षमताएं बढ़ रही हैं, उसमें जो कार्बन उत्सर्जन है वो ज़्यादा हो रहा है। अब हमें उसे कम करने के लिए हमें अपनी तकनीक को कम करना होगा, और उससे क्या होगा, फिर विकास नहीं होगा। तो ये कार्बन क्रेडिट पर बात करना चाहते हैं, यानी कि इन्होंने बात की है इस पूरे आर्टिकल में कार्बन क्रेडिट पर। जो अभी हमने पीछे देखा था, हमारी जो न्यूज़ आ रही थी कि हमें जो हम देते हैं CABM टाइप कुछ एक जो हमें मतलब कि देते हैं हम यूरोपियन यूनियन को CBAM, तो ये जो शुल्क दिया जाता है तो ये भी कार्बन क्रेडिट पर ही डिपेंड करता है। तो इनका क्या कहना है कि जो कार्बन क्रेडिट है एक ऐसा उपकरण है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन उसको कम कर सकता है, CO2 को। तो इससे क्या होगा, यानी कि ये जो नवीकरणीय ऊर्जा जैसी जो भी शमन गतिविधियां होती हैं या फिर पुनर्नवीकरणीय होता है, जिसमें हम देखते हैं रिफॉरेस्टेशन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, इसके साथ ही बायोचार है और क्लीन प्रोसेस है, ये सब जितने भी यानी कि इसमें जो गतिविधियां हो रही हैं, तो इसमें क्या होता है कि इन सभी प्रयासों के माध्यम से उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि अगर ये सब प्रयास किए जाएं तो एक प्रकार से जो हमारे कार्बन क्रेडिट है वो बढ़ सकते हैं। कंपनियां उत्सर्जन की भरपाई के लिए उन्हें खरीदती हैं और साथ ही साथ में ये कहते हैं कि जो स्वच्छ प्रक्रिया उसको अपनाती हैं, जो कि एक आदर्श के रूप में विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रथा को अपनाने के लिए उन्हें फिर एक प्रकार से पुरस्कृत करती हैं, यानी कि उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं, यानी कि उनको एप्रिसिएशन मिलता है कि कौन सी कंट्री ने जो अपने कार्बन क्रेडिट है स्कीम उसके जरिए, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के जरिए अपने जो कार्बन स्कोर्स हैं उनको बढ़ावा दिया, यानी कि वो बढ़े हैं। अब इसके बाद ये क्या कहते हैं कि जो कार्बन क्रेडिट है अगर उसमें तेज़ी से वृद्धि हो रही है लगातार, यहाँ पर उन्होंने डेटा दिया है कि 175 मिलियन से लेकर 180 मिलियन तक जो है कार्बन क्रेडिट मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और जो प्रकृति आधारित जितनी भी परियोजनाएं होती हैं, जिसमें REDD+ जो है एक प्रकार से ये परियोजना है, और वन रोपण से प्राप्त होती है। यानी कि 175 से 100 मिलियन अगर हम बात करें तो ये हमें कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। एक प्रकार से आप क्रेडिट स्कोर तो समझते ही हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के जो सिबिल स्कोर वगैरह होते हैं उसी प्रकार के ये कार्बन स्कोर चलते हैं। भारत जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के माध्यम से अपने कार्बन बाजार भी तैयार कर रहा है। हालांकि ये योजना क्या करती है, ऊर्जा प्रदान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा ये जो ऊर्जा है, यानी कि ये पूरी जो योजना है ये ऊर्जा प्रदान है। इसके साथ ही जो ऊर्जा जहाँ से हमें ऊर्जा हम उत्पादन करते हैं वहाँ के लिए उत्सर्जन तीव्रता मानक जो है वो सब इसके ज़रिए निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके बाद इनका क्या कहना है कि जो कार्बन मार्केट है, जो कार्बन मार्केट्स एट एंड द रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो कार्बन प्रोजेक्ट है इनका अर्थ क्या है, जो परियोजनाओं का हम उद्देश्य मानते हैं, तो जलवायु कार्यवाही की जो एक तरह से जलवायु कार्यवाही में काम करने वाले जो समुदाय हैं उनको एक तरह से यानी कि उनको आगे लेकर आना, उनको अप्रिशिएट करना, तो ये सब इनके द्वारा कहा जा रहा है। अब इसके बाद ये कहते हैं कि जो हम यहाँ पर बात करते 2023 की, इन्होंने कहा कि जो वेरा सस्पेंड हुए थे क्रेडिट इंश्योरेंस जो थे इश्योरेंस हुआ था, यानी कि क्रेडिट जारी करने के मुद्दों को निलंबित कर दिया गया। 2023 की बात यहाँ पर वो डेटा देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट जो है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही जो अगर हम ये देखें लास्ट में ये बात करते हैं कि वाई कार्बन प्रोजेक्ट्स आर वल्नरेबल, यानी कि कार्बन परियोजनाएं कमज़ोर क्यों हैं। तो कार्बन जो परियोजनाएं हैं आधुनिक बागानों में ये फिसल सकती हैं, क्योंकि हालांकि ये काफ़ी शक्तिशाली पावरफुल तो हैं, लेकिन फिर भी जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनको इसके अलावा उनको एक साइड पे कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो आदिवासी समुदाय होते हैं, किसान होते हैं, उनको सूचना और शक्ति जो विषमता होती है उसमें उसका सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो भी
भारत की जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना है, इसको महत्वाकांक्षी होते हुए भी ये जो यानी कि है तो काफ़ी एम्बिशियस, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से प्रक्रिया और अनुपालन पर केंद्रित है। भूमि अधिकार जिसमें FPC-1 और जो राजस्व स्थल वगैरह उस पर मतलब बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो इसी तरह भारत में भी इसके तहत काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत का जो कार्बन बाजार है उसके लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के संबंध में भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत एक मजबूत ढांचा विकसित किया है, जो कि अनुपालन स्वैच्छिक दोनों बाजारों को कवर करता है। ये जो समझौता है भारत की पेरिस समझौते के तहत जो हमने एक लक्ष्य रखा था उसको पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया, जिसमें 2030 तक 2005 सत्र से जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी उत्सर्जन की तीव्रता को कम करना 45% तक। अब देखिए इसका संस्थागत ढांचा निगरानी क्या है, तो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के द्वारा ये एक तरह से तैयार किया जाता है। ये इसकी निगरानी करता है, संचालित करता है, जिसमें उत्सर्जन लक्ष्य, प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दिशा निर्देश शामिल है, यानी कि गाइडलाइंस दी जाती हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये जो योजना प्रशासक के रूप में काम करता है, और जो भी लक्ष्यों का विकास, IT बुनियादी ढांचे का रखरखाव, ये सब इसके द्वारा किया जाता है, BEE के द्वारा। ये एक सुरक्षित डेटाबेस बनाए रखता है जिसमें सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। जितने भी सुरक्षा प्रोटोकॉल है उन सभी को ये लागू करता है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया है ये, ICM रजिस्ट्री का संचालन करता है, और जो संस्थाएं हैं उनको सुरक्षित पंजीकरण यानी कि एक तरह से उनका रजिस्ट्रेशन, CCC की लेखा जोखा, लेन देन को सुविधाजनक बनाता है। एक राष्ट्रीय मैटर रजिस्ट्री के रूप में काम करता है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ये क्या करता है कि व्यापार गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिसमें पावर एक्सचेंज के लिए व्यावसायिक नियमों की मंजूरी, बाजार की निगरानी शामिल है ताकि धोखाधड़ी को कम किया जा सके। अब देखिए इसका सत्यापन और सत्यापन एजेंसियां कौन कौन सी है, यानी कि ये जो हमारा कार्बन क्रेडिट जो स्कोर है और ट्रेडिंग स्कोर है, तो इसमें जो वेरिफिकेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले तो मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियां होती हैं। ये एजेंसियां परियोजना की जो वेरिफिकेशन करती हैं और ISO जो है उसकी आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं। इसके साथ ही जो भी चेतावनी, निलंबन और ग्रेडिंग वगैरह ये सब इसमें शामिल है। ऑडिट वगैरह भी किया जाता है। इसके साथ ही तृतीय पक्ष सत्यापन होता है, यानी कि VVB वैलिडेशन और वेरिफिकेशन बॉडीज़ जो होती है उनके द्वारा जो उनके पंजीकरण से पहले ये जांच की जाती है। उसके बाद जब इसको लागू कर दिया जाता है इन परियोजनाओं को, तो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा की पुष्टि की जाती है। इसके साथ डबल काउंटिंग से बचाव हो जाता है। हर एक जो कार्बन क्रेडिट जो एक प्रकार से जो स्कीम है, तो इसको अद्वितीय सीरियल नंबर दिए जाते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर मिलता है जो किसी दूसरे को ना मिला हो, तो रजिस्ट्री में ये ट्रैक हो जाते हैं। और जो ओवर क्रेडिट स्कोर होते हैं उससे बचने के लिए ये सब किया जाता। धोखाधड़ी, बाजार हेरफेर में रोकथाम के लिए इसके लिए कुछ दंडात्मक उपाय भी, जुर्माना वगैरह सजा दी जाती है। इसके साथ ही ऑफसेट सीमाएं भी रखी हैं। अनुपालन बाजार में जो ऑफसेट उसका हिस्सा सीमित रखा है, जिसमें MRV जो नीतियां वो सुनिश्चित करती है कि ऑफसेट वास्तविक, अतिरिक्त, मात्रात्मक, सत्यापन योग्य, अद्वितीय या फिर स्थायी हो। क्रेडिट से आवधिक ऑडिट किए जाते हैं, यानी कि क्रेडिट स्कोरों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए भारत के जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है CCTS और अचीव एंड ट्रेड यानी कि PAT स्कीम जो है उसकी तुलना अगर हम देखें तो PAT स्कीम क्या कहती है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो ऊर्जा दक्षता है उसमें सुधार करना। इसके साथ ही अगर हम उदाहरण से समझें तो एक जो सीमेंट प्लांट है उसको प्रति टन सीमेंट उत्पादन में ऊर्जा खपत कम करना, यानी कि जब कोई भी सीमेंट बन रहा है तो उसमें जितनी ऊर्जा उसको कम करना। इसके अलावा CCTS का उद्देश्य क्या है, इसका सबसे पहले उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस जो है उसके जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना। इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जो स्टील प्लांट है उसका जो प्रति टन स्टील है उसके लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है, यानी कि दो अलग अलग तरह की ये स्कीम्स हैं। इसके साथ अगर हम दायरा देखें कौन कौन सा है, तो PAT स्कीम जो है इसमें सिर्फ 13 क्षेत्र हैं, जिसमें थर्मल पावर, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल वगैरह ये सब। और अगर हम देखें CCTS में तो इसमें 9 क्षेत्र थे शुरुआत में, एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, प्रोटो रसायन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पल्प एंड पेपर, इसके साथ ही थर्मल पावर। लेकिन अब इसमें जो इनके जितने भी क्षेत्र है वो बढ़ चुके हैं।
इसमें MRV प्रक्रियाएं क्या होती है, तो पैट जो स्कीम है इसकी जो मॉनिटरिंग है ये थर्मल इलेक्ट्रिकल को मॉनिटर करते हैं, यानी कि इसमें कितनी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत हो रही है या कितनी ऊर्जा कम हुई है, तो ये सब इसका संचालन करते हैं। इसके साथ CCTS क्या करता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्सर्जन है उनको गेट टू गेट दृष्टिकोण से मॉनिटर करना, विस्तृत जो मॉनिटरिंग प्लान है, और IPCC जिसमें नेशनल स्टैंडर्ड्स, सैम्पलिंग वगैरह और डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। इसमें कुछ चुनौतियां भी रहती हैं, जिसमें जो जटिल डेटा मिल सकता है या फिर तकनीकी क्षमता की कमी हो सकती है। चुनौतियां क्या है, PAT में क्या कमियां हैं कि डेटा क्वालिटी कम हो सकती है, सीमित क्षेत्रीय कवरेज हो सकता है, कमज़ोर डिजिटल इंटीग्रेशन और ESRs जो होते हैं उसकी कम लिक्विडिटी रहे। इसके साथ ही DCs ने का लक्ष्य जो है आसानी से हासिल किया है, जिससे जो महत्वाकांक्षा की कमी दिखी है। इसके साथ CCTS क्या कहता है, इसमें कमी क्या है, जटिल MRV हो सकता है, तकनीकी क्षमता की कमी हो सकती है, क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो आज का एडिटोरियल है ना, ये क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है, कार्बन क्रेडिट स्कोर पर। और इसके साथ ही हमने रिलेटेड एक न्यूज़ भी की है, जो सबसे पहले हमने देखा था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को CABM का जो सामना करना पड़ रहा है उसके जरिए। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बन क्रेडिट्स आर इशू टू कंट्रीज और एंटाइटीज दैट एमिट लेस देन एलोकेटेड देयर कोटा। They represent the right to emit 1 ton of CO2 or equivalent. They are primarily used in voluntary markets without regulatory backing. Their prices are fixed by international bodies like UNFCCC. जिसमें कौन सा करेक्ट जो है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। They represent the right to emit 1 ton of CO2 or इक्वलेंट, यानी कि 1 टन से ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन उसको कम करना या उसके बराबर। इसके अलावा एक और है कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्म लैंड्स एक्सटेंसिवली, इंक्रीजिंग द एल्कलाइनिटी ऑफ ओशियंस बाय एडिंग लाइम, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सबटर्मिनल माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स। तो इसमें कितनी जो ऑप्शंस है वो करेक्ट हैं, तीनों ही करेक्ट हैं। अब आपके लिए यह है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज includes 8 emissions aimed at promoting sustainable development. India saw the highest year-on-year growth in renewable energy additions in 9.83% in 2022. The Perform, Achieve and Trade scheme is initiative under the National Mission for Enhanced Energy Efficiency. तो इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट हैं आपने बतानी है। पहली यानी कि एक है, दोनों है या फिर तीनों ही करेक्ट हैं या फिर कोई करेक्ट नहीं। तो आपको इसका आंसर जो है कल के सेशन में मिलेगा और आप खुद से इसका आंसर ढूंढकर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज द हिंदू का सेशन। आज हमने थोड़ा जल्दी कवर किया इसको, क्योंकि एक्चुअली आज थोड़ी टाइम की कमी होने के कारण हमने इसको थोड़ा फास्टली कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। और जो भी हमारे रहते हैं इसमें, यानी कि जो हमारी न्यूज़ आज की या फिर कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस रह चुकी हैं वो हम कल उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू की न्यूज़। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।